हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर किसी ने 13 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं पिछले, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवार मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे मॉडल पेपर है वो देख सकते हैं। और रोजाना दोस्तों एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। और अगर आप पीछे रह गए हैं तो दोस्तों एक एक दिन में आप दो दो तीन तीन मॉडल पेपरों का टेस्ट देके रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है यहाँ पे। देखो, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं राजनीतिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है, वह जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रश्न है, ये काफी बड़ा करके पूछा गया है। सीधा सा इसमें ऐसे भी पूछ सकता था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में निम्न में से कौन से जिले की सीमा लगती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर जिले की जो सीमा है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है। भरतपुर की दोस्तों उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में सीमा लगती है। ठीक है, और जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की जो सीमा है वो पंजाब और हरियाणा के साथ में लगती है। बांसवाड़ा की जो सीमा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में लगती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये बालू का पत्थर से निर्मित है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दक्षिणी पूर्वी भाग में धौलपुर व करौली जिलों में बनास और चंबल नदी के बीच स्थित भाग है वो बालू का पत्थर से निर्मित है। और ये बालू का प्रकार की ही चट्टानों से निर्मित है ये। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? तो किसके सहारे फैला हुआ है? तो दोस्तों ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है वृहत सीमांत भ्रंश। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस स्थान पर ईसपगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो ईसपगोल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर खोला गया? तो ये खोला गया दोस्तों मंडोर जोधपुर में। ठीक है, कहां पर? मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस कारण होती है? तो मावठ वर्षा है वो किस कारण से होती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मावठ वर्षा है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, जो सर्दियों में भूमध्य चक्रवातीय के कारण ये वर्षा होती है राजस्थान में। और ये दोस्तों गेहूं, जो चना, किन्नू, माल्टा, ये फसलें हैं, इनके लिए दोस्तों ये लाभदायक रहती है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो दोस्तों हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? तो आप सभी को पता है मध्यम काली है वो हाड़ौती पठार की मिट्टी है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। 9 नंबर प्रश्न है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो कौन सी नदी का पानी आता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो बांडी नदी का पानी आता है आना सागर झील में। नेक्स्ट है, सुमेलित करें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखो सूची फर्स्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे झील दिख रही होगी और दूसरे स्थान पर जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है अपने को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जल महल झील कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर में है। ठीक है, लूणकरणसर झील कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। बच गई अपने पास में एक पांडुपोल जलप्रपात, ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3-1-4-2। 3-1-4-2।
कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है जिसमें 3 1 4 2 दे रखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? तो दोस्तों नारायण सागर है ये अजमेर जिले में खारी नदी पर स्थित है ये बांध नारायण सागर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अजमेर। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई है वो दोस्तों कुओं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पर है? जोधपुर में है ये आफरी। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व है। तो ये दोस्तों किसका है? तो ये दायित्व दोस्तों पटवारी का है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, ठीक है। तो प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, तो किस में बांटा गया है? तो ये बांटा गया दोस्तों तहसीलों में, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ जिला है, यानी कि बताना है कि कौन सा मंदिर कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कामेश्वर महादेव का मंदिर है, ये दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये दोस्तों झालावाड़ में है। पीपला माता का जो मंदिर है वो दोस्तों जोधपुर में है। और नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो दोस्तों अलवर में है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला नंबर का ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वह चित्र जिसमें मेवाड़ी शैली, बूंदी शैली तथा मांडू शैली का सामंजस्य दिखाई देता है। निम्न में से वह चित्र जिसमें मेवाड़ी शैली, बूंदी शैली तथा मांडू शैली का सामंजस्य दिखाई देता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? वह चित्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रागिनी भैरव का, ठीक है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो रागमाला व रागिनी भैरव के चित्र है वो 1625 ईस्वी के आसपास के बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में असत्य है, तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों होदल ये गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। रुचक ये दोस्तों गले का हार इत्यादि आभूषण है, सही है। पाठ स्त्रियों के गले का आभूषण, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। काचर स्त्रियों के गले का आभूषण, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये दोस्तों एक सिर का आभूषण होता है ये, तो इसमें गले का दे रखा है, ये अपना गलत हो जाएगा। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पिंगल शैली प्रचलित रही है, तो पिंगल शैली कहाँ पर प्रचलित रही है? तो ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान में प्रचलित रही है पिंगल शैली। और डिंगल शैली है वो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में। आगे देखो 20 नंबर का प्रश्न है, गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में 1946 में शाहपुरा के किस महाराजा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया? शाहपुरा के किस महाराजा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया था गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महारावल उमेद सिंह, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन है ये दोस्तों कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों, देखो बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में। और कब हुआ था? तो ये 16 व 17 दिसंबर 1927 को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अंग्रेजों के साथ सन 1817 और 1818
ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वो जिले कौन कौन से थे? तो दोस्तों वो जिले कौन कौन से थे? तो सबसे पहले किया था करौली ने, ठीक है, 1 नंबर करौली पे। फिर करौली के बाद में किया था दोस्तों इसमें कोटा ने, फिर कोटा के बाद में जोधपुर ने, ठीक है, और फिर लास्ट में उदयपुर ने। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 3, 1, 2, 4। तो इनका देखो काल क्रमानुसार आपको सही बताना था, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो दोस्तों कितनी बार आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो 3 बार आक्रमण करने के लिए भेजा था, ठीक है, याद रखना है आपको। 3 सैन्य अभियान भेजे थे महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां के नेतृत्व में। आगे चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो किस रूप में जाना जाता था? तो प्रधान के रूप में। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो दोस्तों अकबर ने फरजंद की उपाधि है वो किसको प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह को। सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, 18वीं सदी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? 18वीं सदी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? तो दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, थर्पणों से आशय है। तो दोस्तों थर्पणों से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है स्थापित करना। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों फूलडोल उत्सव है वो कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों राम स्नेही पंथ द्वारा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। इन सबकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों पहली बार चुनाव है वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1959 में की गई थी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। आप सभी को पता है नागौर जिले के बगदरी गांव में ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। 34 नंबर प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थानों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 29 विषय, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की जाती, बाकी सभी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो दोस्तों किसकी सलाह लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। तो भारतीय प्रशासन का मेरुदंड है वो माना जाता है तो जिला कलेक्टर माना जाता है दोस्तों भारतीय प्रशासन का मेरुदंड। नेक्स्ट है, भारत में जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता है क्योंकि भारत में जिले को क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता है क्योंकि यह ऐतिहासिक निरंतरता का परिणाम है, यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक है, इसका आकार न अधिक बड़ा और न अधिक छोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तीनों के तीनों कथन इसमें सही है।
39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को कंसोलिडेटेड, ठीक है, फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? तो दोस्तों दोबारा देखो इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन भारत को कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन। देखो भारत की संचित निधि का नियंत्रण पर्यवेक्षण है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का ऑप्शन, ये रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बी नंबर का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों भाग 3 में है। नेक्स्ट है इसमें देखो किवक सिल्वर किसे कहा जाने वाला धातु है? किवक सिल्वर किसे कहा जाने वाला धातु है? तो ये दोस्तों पारा को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन दोस्तों कौन सा है? तो कोयले का जलना है ये रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आवर्ती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आवर्ती है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों चतुष्फलकीय, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न धातु सतह अपनी ऑक्साइड से संरक्षित रहती है, निम्न धातु सतह अपनी ऑक्साइड से संरक्षित रहती है तो ये दोस्तों किसमें? तो Al में, ठीक है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, Al। आगे देखो 45 नंबर प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, CaSO4 2HO3, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है जब प्रकाश वायु से कोण में जाता है तो, जब प्रकाश दोस्तों वायु से कोण में जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, बैटरी में प्रयुक्त सूखे सेल में ऊर्जा किस रूप से संचरित रहती है? तो दोस्तों ऊर्जा किस रूप में संचरित रहती है? तो ये रहती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है तंत्रिका की इकाई है, तो दोस्तों तंत्रिका की इकाई है वो न्यूरॉन है, कौन सी? न्यूरॉन। नेक्स्ट है इंजोज नाम है विश्व के प्रथमतः क्लोन। तो दोस्तों विश्व का वो प्रथम क्लोन है वो कौन सा है? जिसका नाम इंजोज है। तो किसका नाम है ये? तो ये नाम है दोस्तों ऊंट का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त होते हैं, तो किससे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं दोस्तों प्रकाश, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, तो इन सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो दोस्तों निम्न वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें यूकेलिप्टस। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 20% होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पालन किस में होता है? तो ये पूर्ण पालन है वो दोस्तों शुद्रांत्र में होता है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक होता है, तो दोस्तों प्रोटीन का जो श्वसन गुणांक है वो 1 से कम होता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में की HB होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 ग्राम। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है DNA में
एक कुंडलन की लंबाई होती है, तो एक कुंडलन की लंबाई है वो दोस्तों 3.4 mm होती है। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, मानव में गंजापन है एक, मानव में गंजापन है एक, देखो ऑटोसोमल लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण, ये दोनों हैं, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, LH तथा FSH को संयुक्त रूप से कहा जाता है, तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गोनेडोट्रोपिन्स, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह है, तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों इसमें AB, AB है वो सर्वग्राही है। सर्वदाता O। कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होता है, यानी कि मेमेलियन होता है, कितने कोष्ठों में होता है, तो ये होता है दोस्तों 4 कोष्ठों में। नेक्स्ट, BCCI का चेयरमैन कौन है, तो सौरभ गांगुली है वो BCCI का चेयरमैन है। आगे देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना है, तो ये चुना है दोस्तों किसको, क्लाइमेट इमरजेंसी को, ठीक है, ये शब्द चुना है दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर। 63 नंबर प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का ऐलान किया है, भारत ने अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का ऐलान किया है, तो ये दोस्तों 2030 तक, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में 11 दिवसीय प्रसिद्ध धनु यात्रा कहां से शुरू हुई, तो दोस्तों ये कहां से शुरू हुई, तो ये ओडिशा से। नेक्स्ट है, 65 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम दबाव किस जिले में संभावित है, तो दोस्तों राजस्थान में जून माह में न्यूनतम दबाव किस जिले में संभावित है, तो ये है दोस्तों जैसलमेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो मरु विकास कार्यक्रम है ये दोस्तों 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है, तो वो कौन सा है, तो वो दोस्तों अरक्तता है, कौन सी, अरक्तता। 68 नंबर प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है ये दोस्तों महाधिवक्ता होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है, राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष, तो 20 को 30 से इंटू किया तो कितने आ गए, 60, तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, यानी कि कितने हो गए, अनुपातों का योग कितना हो गया, 10 हो गया, तो 60 में 10 का भाग दे देंगे, कितना आ गया, 6। अब क्या पूछा है कि राम की आयु कितनी है, राम का अनुपात कितना है, 2, ठीक है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, XYZ का औसत योग P है, यदि XYZ में P भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों का औसत क्या होगा, तो उन चारों का औसत दोस्तों क्या होगा, तो सीधा सा सिंपल सा है, P होगा दोस्तों, ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 के स्थान पर 40 अंक लिख दिए थे और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिख दिए थे, तो कक्षा का सही औसत क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो पुराना औसत प्लस सही संख्या इंटू गलत संख्या बटे कुल संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे पहले क्या लिखे गए थे, तो यहाँ पे देखो पहले तो पुराना औसत मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, ठीक है, 50 प्लस, अब यहाँ पे देखो सही संख्या, सही क्या थी, तो इसमें क्या लिखा था कि 70 प्लस 50, ठीक है, अब आगे देखो इंटू गलत संख्या क्या थी, तो गलत संख्या थी दोस्तों 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 बटे दोस्तों देखो इसमें क्या कुल संख्या पूछी है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितनी है 20,
तो इनको आपस में जोड़ोगे तो 100 तो इधर हो गए और 120 इधर हो गए, तो यानी कि 120 इंटू 100/20। ठीक है, तो इसको आप देखो तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इनको आपस में करोगे तो दोस्तों 51 राइट आंसर आ जाएगा। इनको आपस में काटोगे, 120 में से 100 गए तो दोस्तों 20 बचे और 20 से 20 कट गए तो एक बार कट गए। ठीक है, तो 50 + 1 51 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो 72 नंबर प्रश्न है, 300 मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी 150 है। कितनी है? 150। तथा अन्य 200 मजदूरों की दैनिक औसत 200 रुपये है। ठीक है, तो 300 को 150 से मल्टीप्लाई करना और 200 को 200 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में टोटल यहाँ पे 500 मजदूरी दे रखे हैं और 500 का इसमें भाग लगा देना है। तो दोस्तों 170 आ जाएगा इसमें, 170 रुपये इनकी दैनिक मजदूरी होगी। 73 नंबर प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि कितनी हो गई? 22,000। द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि 22,000 का दोस्तों 15% अपने को इसमें निकालना है। ठीक है, तो कितना? 3300, यानी कि 25,500। उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर चले गए तो वर्तमान शहर की जनसंख्या कितनी है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने? 25,500 थे, सॉरी यहाँ पे देखिए 2200 तो आ गए थे। ठीक है, उसके बाद में 300। ठीक है, तो 25,300 हो गए और 300 व्यक्ति कहीं और चले गए तो अपने पास बचे 25,000। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 74 नंबर है, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है, तो अतुल की मासिक आय कितनी है? तो सीधा सा सिंपल है, 5100 बटा 85 इंटू 100 कर लो तो अपना निकल के आ जाएगा सीधा सा 6,000 रुपये। तो ये इसकी मासिक आय है। आगे देखिए, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि किसी के पास पहले 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये में से 50% कम कर दिया, अब उसके पास में बचे 50। ठीक है, अब इस 50% के अंदर 70% की वृद्धि की कर दी गई, यानी कि 50 का जो 70% है वो कितना होगा? 35। ठीक है, तो कितना? 85 हो गया। अब आगे देखो, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों 15% की इसमें हानि हुई। यहाँ पे 85 है, 100 में से अपन पहले अपने पास 100 रुपये थे, तो 15% की इसमें हानि हुई। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत पड़े, इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत पड़े, इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया। इनमें इस उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले, कितने वैध मत मिले, ये बताना है अपने को इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, कुल मत कितने हैं? 9,000, अवैध कितने कर दिए गए? 15, यानी कि 85% इसमें वैध हैं। तो कुल वैध मत कितने हो गए? तो दोस्तों पहले अपन को निकालना है कि वैध मत कितने हो गए। तो 9,000 का 85% कितना हो जाएगा? 7650। ठीक है, अब ये 7650 है, ये अपना 100% है और 100% में देखो उम्मीदवार को 52% मत मिला है, तो यानी कि अपने को 100 में से 52 गए तो कितना बच गए? 48। ठीक है, तो 7650 इंटू 48/100 बराबर कितना आ जाएगा? 3672। ठीक है,
तो इसमें 36 72 डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, दो घोड़े 300 रुपए में बेचे गए। एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तो दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो दोस्तों इसमें देखो सीधा सा है, एक घोड़े को 25% हानि तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों 25 का 25% निकाल लो, तो 25 का 25% कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4, यानी कि 6.25 की प्रतिशत की इसमें हानि हुई है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, अंकित ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर को 4800 रुपये में देता तो अंकित के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो यहां पे देखो 20% की हानि पर अंकुर को बेचा एक स्कूटर, यानी कि अपन x मान लेते हैं यहाँ पे। तो 20% की हानि पर बेचा यानी कि 80% में बेचा, तो 80/100 इंटू, अब देखो अंकुर ने 20% का लाभ लेकर अनिल को बेचा, यानी कि 20% का लाभ लिया, तो यानी कि 120/100 बराबर में 4800। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो यानी कि x बराबर 4800 इंटू 100/12 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 आ जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अरुण ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। अरुण ने एक रेडियो है वो 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा सा दिख रहा होगा 800 रुपये। ठीक है, 800 का 5% कितना होता है? तो 80 रुपये होता है, और यहाँ पे 5% ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो यहाँ पे देखिए 20 का 20% निकाल लिया आप, 20 इंटू 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 4% की दोस्तों इसमें कमी हो गई। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो, एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत पूछा है यहाँ पे अंकित मूल्य मान लिया अपन ने 100। ठीक है, क्रय मूल्य तो दोस्तों 4/5 इंटू 100, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 आ गया। विक्रय मूल्य कितना है? 112। तो दोस्तों 112 में से अगर अपन 80 घटाएंगे तो अपने पास कितना बच गया? 32। ठीक है, तो 32 है, ये 80 का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 40% है। तो 40% का इसमें क्या हुआ? तो दोस्तों इसमें 40% का लाभ हुआ। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, 50 किलो का कितना प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है? तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 50 किलो का कितना प्रतिशत 2 सही 1/4 प्लस 1/4 है? तो दोस्तों ये 5% आ जाएगा इसमें, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि दोस्तों 125 रुपये लिख देता है 100 रुपये की वस्तु पर। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% का कमीशन दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 125 का दोस्तों 4% कितना होता है? तो वो होता है 5 रुपये। ठीक है, तो 125 में से 5 गए तो अपने पास कितने बचे? 120। 100 रुपये की अपनी वस्तु थी, 20 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 3 ऐसी संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 हो तो उनके वर्गों का योगफल 1232 हो। तो यहाँ पे देखो इनको अनुपातों में लिख लिया आप, 4 5 6। ठीक है, वर्गों का योग कितना दे रखा है? तो 1232 दे रखा है। तो 4x² प्लस 5x² प्लस 6x² यानी कि 16
एक्स स्क्वायर, 25x² और 36x² बराबर 1232 हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों x निकालना है अपने को, इन अनुपातों का योग कर लेना है। फिर जो यहाँ पे 1232 दे रखा है, इसमें अनुपातों का योग का क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो x आ जाएगा अपना 4। ठीक है, और इन सबको जो अनुपात दे रखे हैं इनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 6 24, यानी कि 16 20 24। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 85 नंबर प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपात x, दोबारा देखो, यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस x बराबर 2:3:4 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड 27 हो तो बताना है अपने को। तो देखो यहाँ पे देखो ये प्रश्न है, ये इसमें पूरा नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे z का पूछा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो z बराबर कितना होगा। ठीक है, तो z बराबर यहाँ पे दोस्तों अपना इसमें 15 होगा। ठीक है, z बराबर कितना होगा, 15। ठीक है, और बाकी के दोस्तों आप निकाल लेना इसको। आगे देखिए, इसमें पूछा नहीं गया है तो इस प्रश्न को छोड़ दो आप। 86 नंबर प्रश्न है, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 में है। यदि थैली में कुल रुपए 216 है तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका है, इनको अनुपातों में लिख लो। जैसे 5, 2 और 1, अनुपातों का कितना है, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6, 10 और 20, 6, 10 और 20 कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है, 216 के अंदर 36 का भाग दे दो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 216 के अंदर 36 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 6। ठीक है, कितने आ गए, 6। तो यहाँ पे पूछा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है। तो 5 रुपए के में देखिए यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है, 4, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो दोस्तों क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 616 वर्ग सेमी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए व्यास दे रखा है 28 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो अपन 22/7 इंटू 14 इंटू 14 काट लो, 7 2 बार गया। ठीक है, तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14 करोगे तो आप 616 आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो यहाँ पे दे रखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 57 स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। ठीक है, ये फिर अपन पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल लगा लेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 2354। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार कमरे तथा वर्गाकार कमरे दोनों की परिमिति 160 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है, तो आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है। तो आयताकार कमरे की जो लंबाई है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो देखिए आयताकार कमरे की जो लंबाई है वो हो जाएगी दोस्तों इसमें 50 मीटर। कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। ठीक है, इसमें देखो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे 160 दे रखा है। ठीक है, वर्गाकार मैदान का परिमाप है वो 160 दे रखा है, 160 बराबर 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 160 में 4 का भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा 40, तो भुजा बराबर कितना आ गई 40 मीटर। ठीक है, फिर अपन वर्ग का क्षेत्रफल जो भुजा स्क्वायर होता है ये सूत्र लगा लेंगे और इसको आगे सोल्व कर लेंगे। फिर आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। 90 नंबर प्रश्न है, एक वर्ताकार पहिए का व्यास 2.8 मीटर है, 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे दोस्तों आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है यानी कि 1.4। पाई आर स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, सॉरी वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 बराबर दोस्तों 8.8 दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो 8.8 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको काटा तो ये दोस्तों इधर 22 दूनी 44। ठीक है, और ये 44 में इधर देखो ये 7 से 1.4 बार काटा है, 1.4 में काटा है, तो दोस्तों 8.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 88 बटे ये जो 8.8 किलोमीटर दे रखा है इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8800 बटे 8.8। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर 1000 चक्कर लगाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, एक कमरा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 0.6 इंटू 0.5 मीटर के पत्थरों को लगाना है, तो इसमें कितने पत्थर लगेंगे, इसमें कितने पत्थर लगेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी कि 40 इंटू 15। ठीक है, तो आप 40 इंटू 15 लिख दीजिए बटे में, तो यहाँ पे देखो फर्श का, इसके फर्श पर 0.6 इंटू 0.5 मीटर के पत्थरों को लगाना है, तो इसको 0.6 इंटू 0.5, ठीक है, काट लो, आपस में काटोगे तो 2000 आ जाएंगे। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्चा 1350 रुपये है, इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा। तो बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ पे जो 1350 रुपये दे रखे हैं, 150 रुपये प्रति हेक्टेयर, तो इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9 हेक्टेयर। 9 हेक्टेयर यानी कि 90,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 1000 वर्ग मीटर, तो 90,000 का दोस्तों इसमें 9 हेक्टेयर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो दोस्तों 90,000 बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा बराबर कितनी है 300। ठीक है, तो बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, तो 300 इंटू 4 इंटू 8 यानी कि 9600 रुपये इसमें आएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 500 बराबर 1/2 इंटू विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 25 इंटू एक्स। ठीक है, 25 इंटू एक्स, तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 बटे 25 तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है, यदि उसके आधार की लंबाई 20 सेमी है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों ऊंचाई होगी 18 सेमी। आप ऑप्शन लगा के इसको 16 आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 25 सेमी, 30 सेमी और 35 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ठीक है, ये सूत्र है। आप यहाँ पे संख्या रख दीजिए और सीधा सा अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना? तो 367.42। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एक बस के पहिए का व्यास 2.1 मीटर है। यदि बस 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 मिनट में पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या देखो 2.1/2 लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है? तो 2πr, यानी कि दोस्तों 2 × 22/7 × 2.1/2 ये r है अपनी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो अपना 6.6 मीटर आ जाएगा। अब 1 घंटे में लगाए गए चक्रों की संख्या, तो दोस्तों 79.2/6.6 × 1000 करेंगे तो टोटल 12,000 चक्कर आएंगे और 12,000 यहाँ पे लगेंगे चक्कर, ठीक है। सॉरी 12,000 बार घूमेगा। तो इसमें देखो 1 घंटे का पूछा है तो 12,000 में 60 का भाग देंगे तो 200 चक्कर निकल के आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सुमित, अनिल और अंकुर ने एक व्यापार प्रारंभ किया। 26,400, 27,600 और 28,800 रुपये लगाए और वर्ष के अंत में दोस्तों 69,000 रुपये के लाभ मिले हैं। तो अंकुर का भाग, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ये तीनों के अनुपात निकालना है। तीनों का अनुपात निकाल के अनुपातों का योग करना है। अंकुर का अनुपात कितना आता है उसको ऊपर रख के और फिर अनुपातों का नीचे योग इंटू 69,000 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपस में काट पीट लोगे तो 24,000 आ जाएगा इसका। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, नीरज, राम और श्याम एक व्यापार करते हैं जिसमें प्रत्येक 10,000 रुपये का निवेश करता है। 8 माह बाद नीरज अपने 5,000 रुपये वापस ले लेता है, राम 4,000 रुपये वापस ले लेता है, मगर श्याम 6,000 रुपये और लगा देता है। तो वर्ष के अंत में 33,900 के कुल लाभ में राम का भाग है। तो दोस्तों इसमें वही अनुपात वाला सिस्टम है। पहले नीरज लिख दो, फिर राम, फिर श्याम, फिर दोस्तों कितने माह बाद, तो 10,000 × 5 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे ही 10,000 × 5 राम में हो जाएंगे और श्याम के अंदर भी 10,000 × 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे दोस्तों ये पैसे निकाल लेते हैं, तो ये भी आपको माइनस करने हैं और इनका अनुपातों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 9,200 आ जाएगा। आप वीडियो स्टॉप करके और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 99 है, 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/4 तथा 3/5 दूध भरा है। इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया तथा दोनों का मिश्रण एक भगोने में उलट दिया। नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखो दूध की कुल मात्रा 1/4 तथा 3/5 है। तो 1/4 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 17/20 हो जाएगा इसमें, ठीक है। कितना? 17/20, यानी कि यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी है? तो 3/4 प्लस 2/5 यानी कि 23/20। ये तो इसमें पानी की मात्रा हो गई। तो अब इसमें देखो 20 से 20 कट गए तो 17:23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 5% वार्षिक दर पर, शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उठाता था। उसकी वार्षिक आय 1,683 रुपये हो तो उसके पास कितना धन था? तो दोस्तों उसके पास है वो कितना धन था ये अपने को बताना है। तो इसको आप सोल्व कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 19,800 आएगा इसमें, ए ऑप्शन। 101 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय 1,500 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो इस व्यक्ति ने कितना धन
ब्याज पर लगाया। तो कितना धन है वो ब्याज पर लगाया। मिश्र धन का दोस्तों इसमें सूत्र लगेगा, ठीक है, और इसमें 10% धन है वो ब्याज पर लगाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 60,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें 60,000 रुपये इसका राइट आंसर। आगे देखो, किस दर से 20,000 रुपये का मिश्र धन 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 24,200 हो जाएगा। तो देखो 20,000 रुपये का 10% कितना होता है, तो 2,000, यानी कि 22,000 हो गया। और 22,000 का दोस्तों 10% कितना होता है, 2,200, ठीक है। तो 2,200, तो 22,000 में 2,200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,200। 10% इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष को दिए तथा दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% वार्षिक दर से 30 वर्ष को चक्रवर्ती ब्याज पर दिए, तो दोनों में अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखो ऐसा ही दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही दे रखा है कि 10 + 10 + 10 यानी कि 30% दे रखा है। और CI दे रखा है दोस्तों इसमें 21%, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 155 रुपये आ जाएगा इसमें। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विसंगत चुनिए। तो दोस्तों विसंगत इसमें क्या है, तो इसमें विसंगत हो जाएगा लक्कड़बग्गा, बाघ, तेंदुआ और चीता। लक्कड़बग्गा है वो विसंगत है इसमें। नेक्स्ट है, अन्य से भिन्न पद को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा वर्षा, वर्षा है वो अन्य से भिन्न पद है। आगे देखो, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को GOD लिखा जाता है, फुग को GOF लिखा जाता है और MOB को क्या लिखा जाएगा। तो गोड D है ये बाद में लिखा जा रहा है, यानी कि M है वो बाद में लिखा जाएगा, O है वो बीच के बीच में रहेगा, तो BOM आ जाएगा इसमें। तो इसमें C नंबर ऑप्शन। आगे देखो, यदि किसी कूट भाषा में फेथ को FAITH को दोस्तों KELVF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLOUD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार, सीधा सा सिंपल है, ये तो रीजनिंग की क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर सकते हो आसानी से इसको दोस्तों। HPRWE लिखा जाएगा इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 है, यानी कि 67, लेकिन ठीक बाद 5 और ठीक बाद 5 है, यानी कि 675 कहां पर है। एक ये रहा 675, एक ये रहा 675, ठीक है। तो 2 बार है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों 16 में से अगर 7 गए तो 16वें नंबर पे क्या आता है, P, और P में से अगर 7 गए, 16 में से 7 गए तो अपने पास कितने बचे, 9। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर, ओहो दोस्तों ये तो दाईं ओर से पूछ रहा है, यानी कि उल्टे से पूछ रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि टोटल 16 नंबर का पूछ रहा है ये इधर से, ठीक है। तो जेड से लेके 16वें नंबर पे टोटल दोस्तों 26 में से 16 गए तो दोस्तों कितने बचे, 13, सॉरी 26 में से 16 गए तो दोस्तों अपने पास बच गए कितने, 10, ठीक है। और 10 में से 7 गए तो अपने पास कितने बच गए, 3, ठीक है। 7वां तो खुद है तो यानी कि 4, तो डी आ जाएगा इसमें राइट आंसर इसका। देखो निम्न में से गलत
पद का पता लगाइए। तो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, तो इसमें गलत पद कौन सा हो जाएगा, इसमें गलत पद हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तो वो है 1172। नेक्स्ट है, मोहित का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, उसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्न में से किस दिनांक को मनोज का जन्मदिन पड़ेगा, तो जन्मदिन है वो दोस्तों 15 तारीख को पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, गौरव अपने घर से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर जाकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। अब गौरव का घर किस दिशा में है, तो अब चला के देख लेना दोस्तों इसको, मैं आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ, पूर्व की ओर है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, सोलम एक नदी के किनारे पीट करके बैठी है, पानी स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका मुख किस ओर है, तो सीधा सा है, मुख है वो किस दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है, एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों का पता करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों रेफरेंसिंग। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का चयन करें, तो वेब ब्राउजर दोस्तों नेट स्केप नेविगेटर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मल्टीफ्लोक्सिंग में पथ का, ठीक है, मल्टीफ्लोक्सिंग में पथ तथा चैनल शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखो एबल फॉर्म, क्वरीज, रिपोर्ट, मैक्रो मॉड्यूल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे देखो वेन मैन लन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। इसमें देखो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, तो किसने किया, तो वो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है, पंच कार्ड का आविष्कार किया, किसने किया, तो दोस्तों हरमन होलीरथ ने किया। नेक्स्ट है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो दोस्तों इसमें 2 विकल्प होते हैं। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, तो वो हैं दोस्तों मॉनिटर और प्रिंटर। 122 नंबर प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट है, इसमें देखो किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो किसका प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 124 नंबर प्रश्न है, जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है, तो जब पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो वो है दोस्तों हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है, प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी, तो वो है दोस्तों टास्क बार, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों डिबगिंग। नेक्स्ट है, किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, तो दोस्तों इसमें साइज शामिल होता है। नेक्स्ट है, अति प्लस आचार संधि विच्छेद है, तो ये किसका है, तो ये दोस्तों अत्याचार का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है, तो देखो दिन दिन है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। आगे देखो किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में हम लोग के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है दोस्तों, कौन सा, इक प्रत्यय, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा है, तो वो है विद्युत। आगे देखो 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संश्लिष्ट विश्लिष्ट।
नेक्स्ट है अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ है। तो अभिराम का मतलब होता है दोस्तों सुंदर और अविराम का मतलब होता है लगातार। 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें उपयुक्त। नेक्स्ट है, किस वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से संबंधित अशुद्धि है? तो ये है दोस्तों बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। किसके आने की तिथि ज्ञात न हो? जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसके लिए एक शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? तो वो है अतिथि। नेक्स्ट है, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है, तो वो क्या है? तो प्रगाढ़ प्रेम होना, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मेमोरेंडम के लिए परिभाषिक शब्द है वो कौन सा है? तो वो है ज्ञापन। ठीक है, अब दोस्तों ये इंग्लिश के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से संबंधित है, फिर आपको यहाँ पे जो एरर से संबंधित 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन एंटोनियम के, और फिर 2 क्वेश्चन है वो मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का अपना मॉडल पेपर आज जल्दी में था, इसलिए ऐसा मॉडल पेपर हुआ है। ठीक है, जल्दी में, तो आप वीडियो स्टॉप कर करके मैथ के क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों कल एक नए मॉडल पेपर के साथ में। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।